हेलो, हाय, नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरों के ठंडी के कपड़े इतने हल्के क्यों होते हैं? हम जैसे गरीबों के कपड़े ठंडी वाले इतने भारी क्यों होते हैं? कौन से भेड़ से ऊन की जो प्राप्ति की जाती है, जिससे ये परिवर्तन देखने को मिलता है? हम सब बचपन से पढ़ते ही आए हैं और सुनते भी आए हैं कि ऊन की जो प्राप्ति होती है सिर्फ और सिर्फ भेड़ से होती है, मगर ऐसा नहीं है। जिस भी जानवर के बाल बड़े होंगे उनसे रेशा बनाया जाता है। जब भी हम सर्दी के मौसम के कपड़े की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बस एक ही कपड़ा आता है, ऊनी कपड़ा आता है, और जो दूसरे रेशे होते हैं उनका तो हम ख्याल ही नहीं करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल टॉपिक का एक महत्वपूर्ण रेशा, जिसका नाम है ऊन या फिर कहें उल। इंग्लिश में इसे उल कहा जाता है, हिंदी में इसे ऊन कहा जाता है। जरा इमेजिन आप करिए, अगर ये रेशा ना होता तो दुनिया में कितने लोग ठंडी की मार से मर जाते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानो कि यह जो ऊन है यह कैसा रेशा है, उसके बाद में हम इसके इतिहास को जानेंगे। तो जो हम रेशे का वर्गीकरण करते हैं, तो रेशे का वर्गीकरण आपने किया था दो प्रकार से करते हो। ये हम बार बार आपको क्लास में बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो हम रेशे का वर्गीकरण करते हैं हम दो तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं लंबाई के आधार पर, दूसरा करते हैं प्राप्ति यानी कि स्रोत के आधार पर, यानी कि हमें मिलता कहाँ से है। जब हम लंबाई के आधार पर बात करते हैं तो आपके होते हैं दो। एक होता है फिलामेंट रेशा, दूसरा होता है स्टेपल रेशा। फिलामेंट रेशा जो मानव निर्मित रेशा होगा, यानी कि जो लंबा रेशा होगा वो आपका होगा फिलामेंट रेशा, और जो स्टेपल रेशा होगा, जो छोटे रेशे होते हैं वो स्टेपल रेशे कहलाते हैं, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं। अब यहाँ पे लंबाई के आधार पे बात खत्म होती है। जब हम प्राप्ति के आधार पे बात करते हैं, स्रोत के आधार पे, तो भी आपके कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है प्राकृतिक, यानी कि जो नेचुरल होता है, जिसे खुदा ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, और एक होता है कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, जो रासायनिक तरीके से बनाया जाता है, जो मनुष्य ने बनाया है। तो जो प्राकृतिक रेशे की हम बात करते हैं उसको भी बंटवारा किया जाता है तीन प्रकार से। एक होता है वनस्पतिक, एक होता है प्राणिज, एक होता है मिनरल, यानी कि प्राकृतिक में भी तीन होते हैं। जब हम वनस्पतिक बात करते हैं तो वनस्पतिक में से भी आपके तीन प्रकार होते हैं। बीज होता है, पत्ती होता है, तना, यानी कि जो पेड़ पौधों से प्राप्ति हो वो वनस्पतिक होता है। प्राणिज की बात करें, जो आपके जानवर से प्राप्ति हो उसे कहेंगे प्राणिज रेशा, यानी कि जो प्रोटीन, प्राणी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो प्राणिज में जो रेशा प्राप्ति होता है उसे प्राणिज रेशा कहते हैं। मिनरल रेशा, यानी कि जो खुदाई करके निकला हो उसे कहेंगे खनिज रेशा या फिर मिनरल रेशा कहें। तो हमारा जो ऊन है यह कैसा रेशा है आपको बताना, जगत का रेशा है, क्योंकि ये किससे मिलता है, यह जानवर से मिलता है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन कैसा रेशा है। आपको बताना है ये प्राप्ति के आधार पर जब हम बंटवारा करते हैं तो प्राकृतिक रेशा होता है। दूसरा आपको बताना है कि ये प्रोटीन जगत का रेशा होता है, यानी कि प्राणिज रेशा होता है। ये कहाँ से प्राप्ति होती है आपको बताना है, भेड़ से प्राप्ति। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखे रहना कि सिर्फ भेड़ से प्राप्ति नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिससे ऊन की प्राप्ति होती है, जैसे खरगोश हो गया, ऊंट हो गया। ठीक है, अभी आगे आप बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस किस से आपको ऊन की प्राप्ति होती है। चलिए, आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि ऊन की जो प्राप्ति होती है सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको बताना है कि किससे होती है। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि भेड़ से प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका ऊन प्राप्ति होती है तो कहाँ से होती है। चलिए अब हम बात करते हैं ऊन के इतिहास की। जब हम ऊन के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें क्या मिलता है आपको, मेसोपोटामिया, यानी कि ऐतिहासिक जो प्रमाण मिलता है तो हमें कहाँ से मिलता है, जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई थी तब आपके ऊन का साक्ष्य मिला था। लेकिन मेसोपोटामिया से पहले भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका इतिहास क्या रहा होगा। देखिए, हर कोई जो रेशा होता है उसका इतिहास अलग अलग होता है। जिसे आपने कपास का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें इतिहास क्या था, 500 वर्ष पहले। लेकिन जब रेशम का पढ़ते हो तो 2500 वर्ष पहले। यानी कि जो भी रेशा आप पढ़ोगे उनका जो इतिहास होता है अलग अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है। अलग अलग मौसम में आप उनके रेशों का इस्तेमाल करते हो। जब हम ऊन के बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा होगा तो आप इस चैप्टर को भूल जाओ। जब हमने आपको बताया था वस्त्र विज्ञान बताया था, यानी कि का फर्स्ट क्लास, तो हमने आपको बताया था कि जब लोगों ने कपड़ा का चयन करना कब शुरुआत किया, कपड़े को पहनना कब शुरुआत किया। तो अगर हम सुरक्षात्मक दृष्टि से बात करते हैं तो दो ही बात आते हैं, या तो मौसम से बचने के लिए, मौसम से सुरक्षा के लिए कपड़े का चयन करते थे। दूसरा बात हो सकता है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। दो ही बातें आती हैं। लेकिन जब वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था की बात करें, यानी कि वस्त्र को निर्माण कैसे रहा होगा, तो इसमें 5 अवस्थाओं की बात होती है। एक तो होता है नग्न की अवस्था, दूसरा होता है शिकार की अवस्था, तीसरा होता है कृषि खेती की अवस्था, चौथा होता है सामाजिक अवस्था, पांचवा होता है आधुनिक अवस्था।
जब हम नग्न की अवस्था की बात करते हैं तो लोग जो उस समय के थे केवल सुरक्षा के बारे में सोचते थे। वो जो भी पेड़ की छाल थी, जो भी पेड़ की पत्तियां थी, यानी कि पेड़ से जो भी हिस्सा बचता था, जो भी उनके तन में ढक जाए उसका इस्तेमाल करते थे। तो भाई जो पेड़ की चीजें होती हैं, यानी कि खाल हो गए, पत्ती हो गई, तो शरीर पे कितना दिन तक करेंगे, किसी ना किसी दिन तो वो झड़ेंगे, यानी कि टूटेंगी, पत्ते मुरझा जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में जब ये समाप्त होता है नग्न की अवस्था, जब शिकार की अवस्था की उत्पत्ति होती है, तो जो भी लोग शिकार करते थे जानवर का, उसमें जो खाल बचते थे जानवर का, उसको कपड़े में इस्तेमाल करने लगे, यानी कि उस खाल को अपने तन में ढकने लगे। तो बहुत दिन तक ये जब शिकार की अवस्था की शिकार में लोगों ने क्या किया, जानवरों का शिकार किया, उसके खाल को पहनने लगे, तो ऐसे में बहुत सारे जानवरों की जो जातियां होती हैं वो विलुप्त होने लगी। तो इंसानों ने सोचा क्यों ना मैं जो भी जानवर का जो भी खाल में पहनता हूं, क्यों ना मैं उनके बालों को उतार करके मैं कपड़े को बनाऊं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस जानवर को मरने मतलब मारा नहीं, उन्होंने क्या किया, उनके बालों को निकाल करके जमा करके उन रेशों को, यानी कि उनके बालों को जमा करके, यहाँ पे बुनाई नहीं प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। बुनाई तो अगले आपको बताएंगे अभी कि बुनाई कब शुरुआत हुई। शिकार की अवस्था में क्या हुआ, जो भी जानवर था उनके बालों को निकाल करके फिल्टिंग यानी कि जमा करके उन्होंने कपड़ा पहनना शुरुआत किया। जब शिकार की अवस्था की बात करते हैं, लोगों ने खेती करना सीखा, जो भी पेड़ पौधे होती हैं, फल सब्जियां कुछ भी होती है, जब उन्होंने उगाना शुरुआत किया, तो पक्षी को एक दिन देखा कि पक्षी क्या कर रही थी, घोंसला बना रही थी। तो इसलिए इंसानों ने भी सोचा कि क्यों ना मैं जो खेती करता हूँ, कपास मिलता है या फिर जो भी आपको रेशा निर्माण होता है, चाहे वो जानवर से मिलता हो, चाहे पेड़ पौधों से मिलता है, चाहे खुदाई से मिलता हो, तो क्यों ना मैं उन रेशों को निकाल करके, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती हूँ, क्यों ना मैं अपना एक कपड़ा बना लूं, यानी कि वीविंग कर लूं। तो इस प्रकार से कपड़े का जो शुरुआत हुआ रहा होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऊनी का इतिहास क्या रहा होगा। तो आपको बताना बस ये कि वर्ड में जो हमने यहाँ पे लंबा चौड़ा आपको बताया है वो आपको नहीं बताना, बस इतना बताना है कि मेसोपोटामिया का जब साक्ष्य मिला तो आपको बताना ऊनी का इतिहास रहा होगा। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कि जो आपका ऊन है या इंग्लैंड में इस प्रकार का जो वस्त्र होता है बनने का कला सबसे पहले प्राचीन समय में हो गया था, यानी कि सबसे पहले जो ऊन का कपड़ा बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था आपको बताना है, इंग्लैंड में बना है। तो इसलिए आपको बताना होगा कि वस्त्र बनाने के सबसे पहले कार्य कहाँ शुरुआत हुआ है, तो आपको बताना है इंग्लैंड में, यानी कि कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है जब ऊन का वस्त्र सबसे पहले बनाया गया है, सबसे पहले बनाया गया है इंग्लैंड में। बात यहाँ पे आप खत्म होती है। अब हम आगे आपको बताते हैं, जब हम बात करते हैं यूरोप में, तो यूरोप में 13वीं शताब्दी में जो बना ऊन होता है जिसे मेरोनो ऊल कहा जाता है, स्पेन में निर्मित किया जाता है। यानी कि यूरोप में जब 13वीं शताब्दी का जब समय आता है तो उसमें जो बना ऊन होता है जिसे मेरोनो ऊल कहा जाता है वो स्पेन में बनाया जाता था। लेकिन यह ऊन जो होता है वहां पाए जाने वाले जहां मेरूनो जात की जो भेड़ी होती है उससे प्राप्त किया जाता था, यानी कि जहां पे मेरूनो जात की जो भेड़ होती थी उससे सिर्फ प्राप्त किया। लेकिन आजकल के जो समय है उनमें बहुत सारे जो मेरूनो ऊन होती है जहां पे पाया जाता है उससे इस भेड़ की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि सब आपका इंग्लैंड में सिर्फ ही ऊन का इस्तेमाल किया जाता था, ऊन की कारीगरी होती थी। हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत में भी ऊन का जो रेशा होता है वो बनाया जाता है, यानी कि ऊन के जो कपड़े होते हैं बनाए जाते हैं। खास करके कंबल जो है, पश्मीना शाल है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कश्मीर का पश्मीना शाल तो अपनी जो कारीगरी है पूरे विश्व में, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यह जो शाल होता है पश्मीना वाला, यह बहुत ज़्यादा बारीक होता है, हल्का होता है। इससे आपको गर्मी मतलब कि जब ठंडी के मौसम में आप इसे डालोगे अपने शरीर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत चिकना लगेगा और क्या होगा, आपको गर्मी लगेगी। यानी कि ठंडी के मौसम में पश्मीना शाल आपके लिए बहुत बेहतर, लेकिन हाँ बहुत महंगा भी रहता है। अभी मैंने शुरू में बताया था कि अमीर लोगों के जो कपड़े होते हैं कितने हल्के होते हैं, हम लोगों के जो कपड़े होते हैं कितने भारी होते हैं। तो जैसे पश्मीना शाल की उदाहरण ले लो, पश्मीना शाल बहुत महंगा होता है, इससे जो कारीगरी होती है इतनी बारीक होती है और इसका जो आप सेवन करोगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगा। जितना ज्यादा आप पैसा लगोगे उतनी ज्यादा इसकी बारीकी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और जो आपका ऊनी है यह सिर्फ आपके भारत में या इंग्लैंड में नहीं, जब आप महाभारत पढ़ते हो तो उसमें भी आपका दुशाला जो शब्द होता है उसका वर्णन मिलता है। यानी कि महाभारत में भी इन शाल का, दुशालों का वर्णन मिलता है जो ऊनी वस्त्र के बनते हैं। मुगल बादशाह का जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी जब उपहार दिया जाता था तो जो ऊन के बने कपड़े होते, यानी कि ऊन के जो रेशे होते थे उनके बने कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये सब समाप्त होता है, यानी कि जब मुगल काल खत्म होता है, तब जब अंग्रेजों का समय आता है उनमें
जो ये आपका ऊन का प्रचलन होता है काफ़ी खत्म हो गया था, यानी कि इनका जो प्रोत्साहन था काफ़ी विलुप्त हो गया था, यानी कि कुल मिलाकर के ह्रास हो गया था। लेकिन धीरे-धीरे जो भारत के लोग हैं उन्होंने पुनः इस कला को नया प्रमाण दिया। आजकल तो भारत में बहुत सारे कपड़े बनाए, जैसे आपका कश्मीर का पश्मीना शॉल हो गया, नमदा हो गया, गामा हो गया, गर्म चादरें हो गई, कोट हो गया, शाहतूरन हो गया, ये विश्व भर में, पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, पहले यानी कि जब महाभारत में, आपके मुगल काल में इसका प्रचलन बहुत था, लेकिन जब अंग्रेज लोगों का काल आया तो यह जो ऊन का प्रचलन था काफ़ी हद तक के नीचे गिर गया था। लेकिन पुनः जब अंग्रेजों का समय खत्म हो गया, जब भारत अपना खुद से जब काम करना शुरुआत की, यानी कि अंग्रेजों का दौर जब खत्म हो गया, जब भारत में अपना जो हाथ काम किया कारीगर के लोगों ने, तो बहुत सारे ऊन के कपड़े निर्माण करे, जैसे कश्मीरा शाल हो गया, आपका गामा हो गया, नमदा हो गया, इन सब का जो रेशे होते हैं, कपड़े होते हैं, बनाए गए। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, भारत में कश्मीर पश्मीना, नमदा, गामा, गरम चादरें, कोट, शाहतूरन प्रसिद्ध है। यानी कि आपको याद रखे रहना है कि भारत में ऊनी कपड़े कौन कौन से बनाए जाते हैं, आपको बताना है। कश्मीर की पश्मीना शॉल, नमदा, गामा, गरम चादरें, कोट, शाहतूरन प्रसिद्ध है। जो आपका नमदा होता है यह निम्न क्वालिटी के ऊन का बनाया जाता है, लेकिन फिर भी याद रखे रहना है कि ऊन मतलब रेशों से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आजकल ऊन कहाँ बनाए जाते हैं, आपको बताना है कि भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य में क्या होता है, इसका उत्पादन होता है। तो इस वाले स्लाइड में हमने यही बात किया कि इतिहास की बात करते हैं, तो इस इतिहास कितना रहा होगा, मेसोपोटामिया का जब साक्ष्य मिलता है तब आपके ऊन का भी साक्ष्य मिलता है। बात करते हैं कि सबसे पहले ऊन का निर्माण कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है इंग्लैंड में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो आपका ऊन का वस्त्र बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, आपको बताना कश्मीर की पश्मीना शाल, या कश्मीर की जो पश्मीना शाल होती है बहुत बारीक होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी देती है आपको, बहुत ज़्यादा सुंदर भी होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। इससे पश्मीना शाल, नमदा, गामा, गरम चादरें, सहतूरन, ये सब बनाए जाते हैं, जो विश्व भर में, पूरे विश्व भर में मशहूर है। यानी कि अपने भारत में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में मशहूर है। आजकल में कहाँ बनाया जाता है ऊन का कपड़ा, तो बताना है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, संयुक्त राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊन प्राप्ति के साधन, ऊन के प्राप्ति के साधन, यानी कि अभी तक हमने यही बस जाना है ना कि ऊन कैसा रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, प्राणिज रेशा है, जानत रेशा है, जो भेड़ से प्राप्ति होती है। लेकिन हमने शुरू में ये भी तो बताया था कि ऊन जो प्राप्ति होती है सिर्फ और सिर्फ भेड़ से नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिससे आपको ऊन की प्राप्ति होती है। जैसे कि हो गए आपके घोड़े हो गए, ऊँट हो गई, खरगोश हो गए, हिरन हो गई, लोमड़ी हो गई, बकरी हो गई, इन सब से भी क्या होता है, ऊन का रेशा प्राप्त होता है। लेकिन अगर बताना है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ऊन होता है किससे प्राप्त होता है, आपको बताना है मेरिनो जात की जो भेड़ होती है सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। लेकिन जब मेरिनो जात की भेड़ होती है उससे अगर बाल को निकालना है तो बहुत ज्यादा समय भी लगता है और बहुत ज्यादा शक्ति भी लगती है। एक अगर कोट बनाना है तो एक कोट के लिए कम से कम आपको 40 पशुओं को क्या करना पड़ेगा, उसके बाल को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक जाकर के कोट का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि समय भी ज्यादा लगता है और शक्ति भी ज्यादा लगती है, लेकिन जो रेशा निकल के आता है बहुत बेस्ट क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का निकल के आता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरिनो जात की भेड़ ही नहीं, बहुत ऐसे बहुत विशिष्ट प्रकार के जो जाति हैं जानवरों की जिससे ऊन की प्राप्ति की जाती है, बहुत अच्छे किस्म के ऊन की प्राप्ति हमें करवाते हैं। ठीक है, जो ऐसे रेशे होते हैं जो बहुत बहुमूल्य होते हैं, जो उत्तम श्रेणी के होते हैं, उनको कहा जाता है स्पेशलिस्ट हेयर फाइबर कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपको बताना है कि विश्व का सबसे कीमती ऊन कौन है, तो आपको बताना है विक्योना नामक जो पशु होते हैं उसके खाल से जो रेशा प्राप्त होता है, आप बताना कि विश्व के सबसे कीमती ऊन होता है। ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे कीमती जो कॉस्टली होता है वो कौन सा होता है, विक्योना नाम के पशु से खाल से प्राप्त होता है। इससे जो कोट बनता है उसको बताना है मिंग कोट। जो दुनिया का सबसे महंगा कोट होता है वो कौन सा होता है, मिंग कोट होता है। लेकिन ये क्या होता है, एक दुर्लभ प्रजाति होती है, यानी कि यह जो जाति है खत्म हो रही है, दुर्लभ प्रजाति के है। आपको बताना है कि मिंग कोट इससे बनाया जाता है, उसका नाम है मिक्योना, उसका बताना है कि विक्योना नामक पशु के खाल से बनाया जाता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको पता चला है कि सबसे बेस्ट ऊन कौन सा होता है। हमने देखिए जो हमने शुरू में बताया था, हमने यही बताया था आपसे कि जो अमीर लोग होते हैं उनके जो ठंडी के कपड़े होते हैं, ठंडी के जो वस्त्र होते हैं इतने हल्के क्यों होते हैं और हम लोगों के जो कपड़े होते हैं इतना भारी क्यों होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने उत्तम जो होंगे, उत्तम श्रेणी वाला ऊन होता उन्हीं का चयन करते हैं। और हम लोग जानते ना बुझते हैं, जो हमें पैसा कम, जिस भी कपड़े में कम पैसा लगता है उसी को हम चयन कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, मेरिनो जात की भेड़ का
इस्तेमाल करते हैं, पश्मीना शॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा आप लगाओगे उतना बेस्ट क्वालिटी का आपका क्या मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, चलिए अब बात करते हैं कि ऊन प्राप्ति के साधन। अभी हमने बात किया कि मेरूनों से मिलता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, विक्योना का सबसे महंगा मिलता है जिससे मिंक कोट बनाया जाता है। अभी हम बात करते हैं कि किससे प्राप्ति होती है। अभी हमने आगे बताया आपको ना कि आपको भेड़ से ही प्राप्ति नहीं होती बल्कि ऊंट से, बकरी से, हिरन से, इन सबसे आपको ऊन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से जानवर से प्राप्ति जो होगी वो किस तरह की आपको ऊन का रेशा हमें प्रोवाइड करेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला आपके पास है कश्मीरी बकरी, यानी कि भेड़ का नाम नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे बकरी का नाम है, जिस बकरी का नाम है कश्मीरी बकरी। आपको बताना है कि कश्मीरी बकरी पाई कहाँ जाती है, तो आपको यही बताना है कि उत्तरी पश्चिमी भाग में यानी कि चीन में पाया जाता है, कि हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में पाया जाता है कश्मीरी बकरी। इससे जो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है आपको बताना है, शॉल बनाया जाता है जिसका नाम है पश्मीना शॉल, जो आपके भारत में बहुत ज्यादा मशहूर है। इसकी कारीगरी इतनी ज्यादा बारीक होती है, जो आप इसको पहनोगे ना तो आपको बहुत यानी कि बहुत हल्का होता है, बहुत ही महीन होता है, और यह गर्मी के मौसम में अगर इसको पहनोगे तो आपको बहुत गर्म प्रदान करेगा। लेकिन यह कॉस्टली भी होता है, महंगा भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनकी कितनी परतें होती हैं, यानी कि जो इनका रेशा होता है, इनके दो परतें होती हैं। पहली परत जो होती है वो खुरदरी सतह की होती है, दूसरी जो निचली सतह होती है वो कैसी होती है, कोमल और चिकनी होती है। ठीक है, अब बात करें कि किस्म कैसा होता है, तो अच्छा किस्म की ऊन होता है। तो हमने कश्मीरी बकरी वाले में क्या समझा, हमने यही समझा कि यह जो बकरी होती है विश्व के जो उत्तरी पश्चिमी भाग होती है और चीन में पाई जाती है। इस जो जो कश्मीरी बकरी होती है उससे जो प्राप्त ऊन होता है, उसकी जो तंतुएं होती हैं, दो परतें होती हैं। ऊपरी जो परत होती है वो खुरदुरी होती है, साथ ही साथ सख्त भी होती है। जब हम बात करते हैं निचली परत की जो तंतु होती है वो कैसी होती है, कोमल होती है, और कैसी होती है, चिकनी होती है, जिनको व्यावसायिक दृष्टि से पश्मीना शॉल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो किस्म होती है, कितनी होती है, क्या होती है, अच्छे किस्म की ऊन होती है। बस आपको कश्मीरी बकरी में बस यही याद रखना है। आपको इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पश्मीना शॉल है वह किससे बनाया जाता है, कौन से जानवर से बनाया जाता है। भेड़ लिखा रहेगा ऑप्शन, या फिर आपका ऊंट लिखा रहेगा, ठीक, अंगोरा लिखा रहेगा, उसके अलावा विक्योना लिखा रहेगा, अल्पाका लिखा रहेगा, तो आपको याद रहेगा तभी तो बता पाओगे। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कश्मीरी बकरी होती है वह कहाँ पाई जाती है, इससे जो प्राप्त ऊन होता है कैसा होता है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसके ऊन की परतें कितनी होती हैं, एक होती हैं, दो होती हैं, चार होती हैं, पहली परत कैसी होती है, दूसरी परत कैसी होती है। ऐसे सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इतना पता हो गया कि कश्मीरी बकरी कहाँ पाई जाती है, इससे कौन सा कपड़ा बनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं ऊन प्राप्ति के साधन में जब दूसरा जानवर देखते हैं तो उसका नाम है अंगोरा बकरी है। एक अंगोरा बकरी होता है और एक अंगोरा खरगोश होता है। तो यहाँ पे खरगोश की बात नहीं कर रहे हैं, अंगोरा बकरी की बात कर रहे हैं। तो अंगोरा ये बकरी होती है, कहाँ पाई जाती है, आपने बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका व अफ्रीका में पाई जाती है। इससे जो ऊन की प्राप्ति होगी वो कैसे होगी, उत्तम किस्म होगी, यानी कि इस किस्म का जो ऊन होगा वह बेस्ट क्वालिटी का होगा। और इसके बालों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, मोहेर कहा जाता है। यहाँ पे आपको याद रखे रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो अंगोरा बकरी होती है उससे जो ऊन प्राप्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, उसके बालों को, तो उसके बालों को कहा जाता है मोहर कहा जाता है। या कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका व अफ्रीका में पाया जाता है। इससे जो आपकी ऊन प्राप्ति होगी कैसी होगी, बेस्ट क्वालिटी की होगी, उत्तम क्वालिटी की होगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अंगोरा बकरी की हमने यहाँ पे बता दिया, लेकिन जब अंगोरा खरगोश की बात करते हैं तो उससे भी आपको रेशा प्रदान होता है। जो अंगोरा खरगोश होता है उससे जो प्राप्त तंतु होते हैं बहुत कोमल होते हैं और कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। उससे जो ऊन होगा वो उज्जवल होगा और क्या होगा, यानी कि प्योर व्हाइट होगा, सफेद कलर का होगा। उससे जो तैयार होगा उससे क्या बनाया जाएगा, उससे स्वेटर बनाया जाता है, बच्चों के कपड़े बनाए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके बाल को निकाल करके बच्चों के लिए कपड़ा बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि अंगोरा खरगोश होता है जिसके बाल बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, चमकदार भी होते हैं। तो इससे जो आपका रेशा निकलेगा यानी कि बाल निकलेगा बहुत ज्यादा क्या होगा, सुंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अंगोरा खरगोश की बात कर रहे हैं। अंगोरा बकरी आपने जान लिया ये कहाँ से आपको प्राप्ति होता है। अब बात करते हैं दूसरे जानवर के। तो दूसरा जानवर आपके पास है अल्पाका। अल्पाका आपको बताना है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको बताना है कि पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह जो लामा की प्रजाति होती है उससे आपको यह देखने को मिलता है। इसकी हम बात करें तंतु की लंबाई, तो आपको बताना है 12 इंच की लंबाई होती है। देखो हमने यहाँ पे इंच की बात की, देखिए जरा याद करिए, हमने जब रेशे का वर्गीकरण किया था तो हमने दो ही तरीके से किया था। एक फिलामेंट होता है,
देखिए, जब हमने रेशे का वर्गीकरण किया था तो हमने 2 ही तरीके से किया था। एक तो आपका होता है लंबाई के आधार पे और एक होता है आपका प्राप्ति के आधार पे। लंबाई के आधार पे कौन-सा होता है? फिलामेंट होता है और एक स्टेपल होता है। तो फिलामेंट रेशा में हमने क्या बताया था? जो भी आपका मानव निर्मित रेशा होता है वो कैसा होता है? कृत्रिम रेशा होता है वो फिलामेंट होता है और स्टेपल रेशा कैसा होता है? जो प्राकृतिक रेशा होता है। तो आपका जो प्राकृतिक रेशा कौन-सा है? आपको बताना ऊन है, तो ऊन क्या होगा? ऊन स्टेपल रेशा होगा। तो स्टेपल रेशे को मेजरमेंट जो किया जाता है इंच में किया जाता है, ठीक है? तो आपका ऊन क्या होता है? एक स्टेपल रेशा होता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे? 12 इंच में इसके तंतु की लंबाई होती है। अब आपके बात करते हैं आगे कि इसकी जो बुनाई होगी कैसी होगी? आपको बताना है कि जो पायल बुनाई का कपड़ा बनाया जाता है, ये आपका अल्पाका के बाल को लेकर के बनाया जाता है। तो अल्पाका में बस आपको यही याद रखना है कि जो आपका अल्पाका होगा या छोटा कद का एक जानवर होता है, यानी कि जो लामा प्रजाति की होती है, इसका जो तंतु होगा 12 इंच का होगा। साथ ही साथ आपको याद रखे रहना है कि जो इसकी बुनाई होगी, जो इसके निर्मित वस्त्र बनाया जाएगा, जो पायल बुनाई होता है उसका यूज किया जाता है। बस आपको इसमें यही याद करना है अल्पाका वाले में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी और के पास शेयर करिए। चलिए बात करते हैं अब चौथे जानवर का। तो चौथा जानवर आपके पास है लामा। लामा क्या होता है? अब यहाँ पे आपको बात करना है लामा क्या होता है। यह दक्षिण अफ्रीका में आपका पाया जाता है, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इससे जो जानवर के ऊन प्राप्त होगा वो बहुत ज्यादा भारी भी होगा, साथ ही साथ घनी भी होती है और जो ऊन का रंग होगा धुंधलापन होता है, साथ ही साथ पीला भी होता है, ठीक है? तो आपका यहाँ पे याद रखे रहना, पीले रंग का होता है। इसमें 2 परतें होती है। ऊपरी जो परत होगा निम्न क्वालिटी का होगा और जो अंदर के परत होगा वो कैसा होगा? उच्च श्रेणी का होगा। तो आपको लामा में से यही याद रखे रहना है कि जो लामा का जो जानवर होगा वो कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इससे जो ऊन की प्राप्ति होगी, जो रंग इसका होता है धुंधलापन होता है और थोड़ा थोड़ा पीला रंग का भी होता है। साथ ही साथ आपको याद रखे रहना है कि जो ऊपरी तह के तंतु होंगे घने होंगे, वह भारी होंगे और जो अंदर के तंतु होंगे वो कैसे होंगे? कोमल होंगे और जो रेशम का तंतु होगा उसके तरह ही मुलायम और चमकीला होगा। बस आपको लामा वाले में बस यही याद रखना ना। आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहीं पे लिखना चाहते हो तो जरूर लिख लेना। लिखने में कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि लिखोगे तो आपका फायदा ही फायदा होगा, बुराई नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब चौथा नंबर के बाद आपके पास 5वां नंबर का है। तो 5वां में जो विक्योना नाम की जो ऊँट की जाति होती है, ये ऊँट होती है, यानी कि इसका यहाँ पे लिख लेना कि विक्योना नाम की एक ऊँट होती है, यानी कि ना बकरी होती है, ना भेड़ होती है, ना खरगोश होती है। कौन सी होती है इसको बताना कि ऊँट होती है। ऊँट की प्रजाति की होती है। यह कहाँ पाई जाती है? तो पेरू प्रदेश में दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ऊँट की जो प्रजाति होती है, इसके जो बाल निकल के आएगा क्या होगा? बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपको याद रखे रहना कि विश्व का जो महंगा कोट बनाया जाता है वो विक्योना के बाल से निकाल करके बनाया जाता है। बस आपको विक्योना में यही याद रखे रहना है। विक्योना से आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जरा याद रखे रहना कि यह कहाँ पाया जाता है? पेरू प्रदेश में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ऊँट की प्रजाति होती है। बाल कैसा होगा? यह अच्छा होगा। और जो विश्व का महंगा कोट बनाया जाता है वो विक्योना के बाल से निकाल के बनाया जाता है। आगे बात करते हैं। आपको हमने क्या बताया है? कश्मीरी बकरी बताया है, हमने आपको अंगोरा बताया है, विक्योना बताया है, लामा बताया है, अल्पाका बताया है, अंगोरा बताया है। एक हमने आपको नहीं बताया है जो विक्योना एक ऊँट की प्रजाति होती है, लेकिन एक विक्योना एक ऐसा भी होता है जो 2 कुंभ वाला ऊँट होता है, जिसके जो कपड़े होते हैं यह आप गर्मी में भी पहन सकते हो और आप ठंडी में भी, यानी कि दोनों मौसम में आप पहन सकते। दोनों मौसम में आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा, यानी कि गर्मी में भी पहन सकते हो और आप ठंडे में भी पहन सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। आप कहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना कि विक्योनक तो होते हैं जो 2 कुंभ वाले ऊँट होते हैं, उनसे जो रेशा निकल के आता है, उनसे जो ऊन निकल के आता है, आप उनके वस्त्र क्या गर्मी में भी पहन सकते हो और आप ठंडी में, यानी कि दोनों के लिए फायदेमंद होता है, दोनों के लिए अनुकूल होता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं ऊनी रेशे का वर्गीकरण समझते हैं। देखो, हम लोगों ने पीछे समझ ही लिया है कि ऊन की जो प्राप्ति होती है वो सिर्फ भेड़ से नहीं होती है, बहुत सारे जानवर से आपको ऊन की प्राप्ति करवाता है। लेकिन खास करके जब हम मेरिनो जात के भेड़ की बात करते हैं तो उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है सबसे बेस्ट क्वालिटी की ऊन की प्राप्ति होती है। अगर हम महंगे की बात करें तो आपको बताना है विक्योना नाम की जो ऊँट होता है उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। लेकिन जो हमने क्या बताया कि मेरिनो जात की जो भेड़ होती है उससे जो ऊन की प्राप्ति सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है
होती है, लेकिन जो अदर भेड़ होते हैं उनसे अगर ऊन की प्राप्ति होती है तो उनसे क्या होती है, निम्न क्वालिटी की ऊन की प्राप्ति होती है। जो भेड़ होता है उसके जो शरीर होते हैं, शरीर से जो बाल निकलते हैं वो अलग अलग श्रेणियों में बटे होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बारीक होते हैं, यानी कि अलग अलग बटे होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो भेड़ होता है, भेड़ के कंधे से लेकर के दोनों तरफ यानी कि पेट वाले भाग से जो प्राप्त होता है वो प्रथम श्रेणियों में काउंटिंग होता है। अगर सिर से लेकर के पीठ तक के जो बाल निकलता है तो वो द्वितीय श्रेणी में बटा होता है, और जो अन्य हिस्से होता है, इनकी पैर हो गया, गला हो गया, यहाँ से जो मिलता है वो निम्न श्रेणियों का होता है। यानी कि जो भी हिस्सा बचेगा वो यानी कि कंधे से लेकर के जो आपके पेट वाले हिस्से में मिलता है वो प्रथम श्रेणी में बटे रहेगा, उसके बाद में सिर से लेकर के पीठ तक रहेगा तो वो द्वितीय श्रेणी में काउंटिंग होगा, और जो भी हिस्सा बचेगा वो निम्न श्रेणियों वाला ऊन कहलाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपकी ऊन की प्राप्ति होगी, अगर कौन सी उम्र में किस प्रकार के जो ऊन की प्राप्ति होगी सबसे बेस्ट क्वालिटी होती। देखो जो जीवित भेड़ होते हैं उनके शरीर से जो ऊन की प्राप्ति होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा, ठीक है। और जो आपकी मरी वाली भेड़ होती है अगर उनसे उनके शरीर से जो बाल निकलेगा वो सबसे निम्न क्वालिटी का होगा। तो इतना याद रखे ना, अगर जीवित भेड़ है तो उससे उनकी जो प्राप्ति होगी सबसे बेस्ट होगी, लेकिन अगर मरी वाली भेड़ है, मर गई है भेड़, अगर उनसे उनकी प्राप्ति होती है तो वो क्या होगा, सबसे निम्न क्वालिटी का होगा। इतना याद रख लेना। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं, नाम समझते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि मेमन ऊन से आपको जो ऊन की प्राप्ति होगी कैसा होगा, किस समय में, यानी कि कितना वर्ष का हो जाता है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर पे है मेमन ऊन। मेमन ऊन क्या होता है, या भेड़ के बच्चों को कहलाता है, यानी कि भेड़ है उसका बच्चा हो क्या कहलाता है, मेमन ऊन कहलाता है। अगर 6 से लेकर के 9 माह का है, अगर उसके ऊन का उतारते हो तो वह क्या कहलाएगा, मेमन ऊन का बाल कहलाएगा। आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि 6 से लेकर के 9 माह का जो भेड़ का मतलब बच्चा है उसके ऊन को निकाला जाता है, उसके बाल को निकाला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपको बताना है, मेमन ऊन कहलाएगा। बात करते हैं, अब देखो भाई 6 से लेकर के 9 माह तो इसका मतलब क्या है, बच्चा बड़ा नहीं अभी छोटा है। तो जब छोटा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अभी परिपक्व नहीं हुआ, अभी अपरिपक्व है। तो जब अपरिपक्व है तो क्या कहलाएगा, अपरिपक्व अवस्था में काटने के कारण इसकी जो मजबूती होती है बालों की बहुत कम होती है, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी जो बालों की मजबूती होगी वो उतनी ज्यादा होगी, लेकिन बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा रहेगा, जितने ज्यादा छोटा रहेगा उसका बाल उतना ही ज्यादा कोमल रहेगा, उतना ही ज्यादा चमक होगा और उतना ही ज्यादा गर्म होगा, और क्या होगा, मजबूती जो होगी बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। चमक क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मुलायम ज्यादा होगा, गर्म ज्यादा होगा, और मजबूती क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। आपको यहाँ पे बस इतना ही याद रखे रहना है कि अगर मेमन ऊन का जो बाल निकालते हैं तो क्या होगा, उसका जो बाल होगा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत बेस्ट क्वालिटी का होगा। मजबूती की दृष्टि से देखें तो क्या होगा, कम मजबूती होगा, और जो भेड़ की बच्चा होगा उसे क्या कहेंगे आप, मेमन ऊन का कहेंगे। लेकिन जो उम्र होती है 6 से लेकर के 9 माह की होती है, जो शरीर के ऊन से उतारी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे देखिए, अब आपके पास है दूसरा क्या है, होगेट ऊन। अब होगेट ऊन किसे कहा जाता है, तो जो भेड़ के बालों की जो अवस्था होती है, यानी कि जो भेड़ होगा उसका उम्र कितना होगा आपको बताना है, 12 से लेकर के 14 माह। हमने मेमन ऊन की जो उम्र बताया था भेड़ का, तो क्या बताया था, 6 से लेकर के 9 माह। जब हम होगेट ऊन की बात करते हैं तो जो भेड़ का उम्र होगा वो कितना होगा, 12 से लेकर के 14 माह का होगा, ठीक है। यानी कि जो भेड़ होगा उसका उम्र क्या हो गया होगा, वह परिपक्व अवस्था में हो चुका होगा, इसलिए जो उसकी ऊन निकाली जाती है वो कैसे होती है, बहुत ज्यादा मजबूती होती है, यानी कि मजबूती की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तम की होती है। इसलिए जो इसका ऊन का प्रयोग किया जाता है वो ताना अगर बना, यानी कि ताना बाना जब करते हो तो ताना के लिए जो ऊन का लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, होगेट ऊन का लेते हैं, क्योंकि इसकी जो मजबूती होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका ऊन जो होता है बहुत ज्यादा कोमल होता है, इसमें तन्यता भी पाई जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो गुण होता है बहुत ज्यादा विद्यमान होता है। बस आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि होगेट ऊन का जो उम्र होगा वो क्या होगा, 12 से लेकर के 14 माह का भेड़ होगा, परिपक्व अवस्था में काटी जाती है, इसलिए उसकी मजबूती क्या होगी, बहुत ज्यादा होगा, उत्तम क्वालिटी का होना होगा, और कोमल उसमें बहुत ज्यादा, यानी कि कोमलता होगी उसके ऊन में, तन्यता का गुण ज्यादा होगा, और ताने का सूत के लिए क्या करते हैं, होगेट ऊन का इस्तेमाल करते हैं। बस आपको यहाँ पे यही याद रखे रहना। अब आगे बात करते हैं, अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, तीसरा ऊन है, तीसरा ऊन है विदर ऊन। विदर ऊन में जो भेड़ का उम्र होगा 14 माह का उम्र होगा, लेकिन आपको यहाँ तक रखे रहना है, जो भेड़ होगा जो यानी कि परिपक्व अवस्था में भेड़ होगा, इसके अलावा जो भेड़ होगा एक बार उसका बाल निकल गया है, दोबारा से जब उसके ऊन को निकालेंगे तब आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विदर ऊन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको पेन का कलर चेंज कर दे ताकि आपको सही से दिखाई दे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम हटा देते हैं, इसको कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं,
हाँ, हाँ, विदर ऊन की हम बात कर रहे थे, तो विदर ऊन कौन-सा ऊन होगा, जो 14 माह का भेड़ होगा, उससे जो ऊन की प्राप्ति होगी, तो वो कहलाएगा विदर ऊन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखे रहना है कि जो ऊन होगा, यानी कि विदर ऊन होगा, जो भेड़ होता है, भेड़ परिपक्व अवस्था में पहुँच जाता है, लेकिन एक बार उसका ऊन निकल गया है, जब दोबारा ऊन निकालोगे, तब उसे कहोगे विदर ऊन कहोगे, ठीक है। इसका ऊन कैसा होगा आपको बताना, मटमैला होगा, साथ ही साथ कैसा होगा, गंदा होगा। अब आगे बात कर, अगला चौथा नंबर का ऊन है, तो उसका क्या कहेंगे, विर्गन ऊन कहेंगे। यानी कि विर्गन ऊन होता है जब पहली बार किसी ऊन का भेड़ से निकाला जाता है, तो आपको बताना है विर्गन ऊन होता है। पांचवें की बात करते हैं, खिंची हुई ऊन, यानी कि जब मरी हुई भेड़ होती है, उसके शरीर से जब निकाला जाता है, तो आपको बताना है खींची हुई ऊन होती है, ठीक है। यानी कि भेड़ मर गई है, तो उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है, वो होती है खींची हुई ऊन होती है। लेकिन इससे जो ऊन निकलेगा, वो निम्न क्वालिटी का ऊन हो, जितना मतलब जो मरा भेड़ होता है, उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है, वो निम्न क्वालिटी की होती है। लेकिन जो जीवित भेड़ से ऊन की प्राप्ति होती है, वो बेस्ट क्वालिटी की होती है, इतना याद रखे रहना। अब आगे बात करते हैं, छठवें नंबर पे आपके पास है फ्लीस ऊन। फ्लीस ऊन में जो जीवित भेड़ से शरीर से ऊन की प्राप्ति होती है, वो क्या होती है, फ्लीस ऊन होती है। विर्गन ऊन क्या होती है, जो जब पहली बार ऊन का निकाला जाता है, तो आपका होता है विर्गन ऊन। पांचवें की बात किए तो हमने क्या, मरी हुई भेड़ के शरीर से जब निकाला जाता है, तो क्या बताया जाते हैं, खींची हुई ऊन होती है। अब बात करते हैं सातवें। जब सातवीं की बात करते हैं, आपके पास सातवीं है, तो सातवीं को आप क्या बताएंगे, मृत ऊन, यानी कि डेड जो ऊन होती है। तो जो भेड़ है, दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई हो, यानी कि दुर्घटना के समय से जब आपके ऊन की प्राप्ति करते हैं, तो आप कहेंगे डेड ऊन कहेंगे या फिर मृत ऊन कहेंगे। इससे जो आपको ऊन की प्राप्ति होगी, वो निम्न क्वालिटी, हमने आपको बताया है कि मरी हुई भेड़ से अब ऊन की प्राप्ति करेंगे, तो वो कैसा होगा, बेस्ट क्वालिटी का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, निम्न क्वालिटी, यानी कि लो जो कपड़ा बनाया जाता है, वो मरी वाली कपड़े से, यानी कि खींची हुई ऊन के या फिर डेड ऊन के से बनाया जाता है। अब बात करते हैं 8वें नंबर, यानी कि कोटी ऊन। कोटी ऊन क्या होता है, जब विपरीत जलवायु में जो भेड़ रहती है, उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है, तो बताना है कोटी ऊन बताना है, ठीक है। यानी कि मतलब कि अलग अलग या जलवायु में जब भेड़ की ऊन से निकाला जाता है, तो आपको बताना है कोटी ऊन कहा जाता है। आगे बात करते हैं टेगलॉक ऊन, यानी कि जब टूटा फूटा घटिया वाला जो आपको ऊन का प्राप्ति होता है, यानी कि निम्न गुणवत्ता के जो वस्त्र बनाए जाते हैं, वो कोटी ऊन, यानी कि आपको बताना है टेगलॉक ऊन से आपका बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला 10वां नंबर पे, कॉर्पेट ऊन। तो जब निम्न प्रकार का, यानी कि जो दरी कालीन बना जाता है, वो कौन से ऊन का बनाया जाता है, कॉर्पेट ऊन का बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे स्लाइड में क्या समझा, विदर ऊन में, तो विदर ऊन में जो ऊन होगा, उससे जो भेड़ की प्राप्ति होगी, उसका उम्र होगा 14 माह होगा। एक बार आपने भेड़ से आपके ऊन प्राप्त कर ली है, दोबारा से जब निकालते हो, तो वो कहलाता है विदर ऊन कहलाता है। लेकिन जो ऊन की रंग होगा, मटमैला होगा, साथ ही साथ कैसा होगा, बेरंग होगा, यानी कि गंदा होगा। जब हमने बात किया था चौथे नंबर पे, तो हमने बताया था जब पहली बार किसी ऊन का भेड़ से निकालते हो, तो विर्गन ऊन कहलाता है। खींची हुई ऊन कैसे होता है, जब मरी हुई भेड़ से शरीर का ऊन निकाला जाता है, तो वो खींची ऊन कहलाता है। फ्लीस ऊन की बात करते हैं, तो फ्लीस ऊन में जो जीवित भेड़ होती है, उसके शरीर से जो ऊन की प्राप्ति होती है, तो वो कैसी होती है, फ्लीस ऊन होती है। और हमने 7वां वाला नंबर पे बताया था कि मृत ऊन, दुर्घटना से जिसकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है, तो आपका मृत ऊन कहलाता है। और कोटी ऊन में हमने बताया था कि जो विपरीत जलवायु में रहता है भेड़, उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है, वो क्या होती है, कोटी ऊन के नाम से कहलाती है। टेगलॉक की बात करें, तो जो टूटा फूटा घटिया वाला ऊन होता है, वो टेगलॉक ऊन कहलाता है। कॉर्पेट ऊन क्या होता है, जो निम्न प्रकार के होते हैं, जो निम्न क्वालिटी के होते हैं, या फिर जो दरी बनाए थे, कॉलिन बनाए जाते हैं, वो कौन से ऊन होते हैं, आपको बताना है, कॉर्पेट ऊन होते हैं। यानी कि हमने जब रेशे का वर्गीकरण यहाँ पे समझा है, तो क्या समझा है कि कौन कौन से ऊन होते हैं, तो हमने क्या बताया, मेमन ऊन होता है, होगेट ऊन होता है, विदर ऊन होता है, विर्गन ऊन होता है, खिंची हुई ऊन होता है, फ्लीस ऊन होता है, डेड ऊन होता है, कोटी ऊन होता है, टेगलॉक ऊन होता है, कॉर्पेट ऊन होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं ऊन की श्रेणियां। देखिए अभी हमने पीछे समझा कि ऊन की जो प्राप्ति होती है कहाँ कहाँ से होती है, यानी कि हमने कौन कौन से जानवर के नाम समझा, हमने विक्योना देखा, अंगोरा नाम सुना, मेरूनो हमने पढ़ा, हमने कश्मीरी बकरी पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब हमने जो जीवित भेड़ होते हैं, मरी वाली भेड़ होती है, उनसे जो ऊन की प्राप्ति होती है, तो उन ऊन को क्या कहा जाता है, ये हमने समझा। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो ऊन की श्रेणियां होती है, यानी कि सबसे अच्छी श्रेणी कौन होगी, सबसे दूसरी श्रेणी कौन सी होगी, तीसरी श्रेणी कौन सी होगी, ये सब हम समझने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि ऊन की श्रेणी, तो ऊन की कितनी श्रेणियां होती हैं, उनकी 4 श्रेणियां होती हैं। पहले आपको बताना प्रथम होती है, फिर उसके बाद में आपको बताना है कि द्वितीय श्रेणी होती है, तृतीय श्रेणी होती है, और कौन सी होती है, चतुर्थ श्रेणी
श्रेणी यानी कि ऊन की कितनी श्रेणियां होती हैं, आपको बताना है कि 4 श्रेणियां होती हैं। जब हम प्रथम श्रेणी की बात यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ऊन होगा, तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ऊन होगा वो कौन सा होगा, मेरूनो जात की जो भेड़ होती है उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है, आपको बताना कि सबसे बेस्ट यानी कि उत्तम क्लास 1 का ऊन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास 1 ऊन कौन सा होता है, तो आपको बताना है मेरूनो जात की भेड़ से, जो पहले केवल स्पेन में ही पाई जाती थी, लेकिन यह सर्वोत्तम प्रकार की ऊन की प्राप्ति की जाती है, जो आपको बहुत जगह आपको देखने को मिलती है। इसके जो रेशे होते हैं, इसमें जो लंबाई होती है रेशों की, आपको बताना है 1 से लेकर के 5 होती है। इसमें जो रेशे का मजबूती देखी जाती है, लचीलापन बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ इस ऊन की जो सल्के होती हैं कितना होती है, आपको बताना है 1000 तक होती है, जो सर्वाधिक मात्रा में क्या हो जाता है, जो सरफेस्ट होता है यानी कि ऊन का क्या होता है, एक परिचायक होता है। इस ऊन से सबसे उत्तम प्रकार के जो वस्त्र बनाए जाते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपने प्रथम श्रेणी में क्या समझा कि कहाँ से मिलता है, तो जो भेड़ होती है उस भेड़ का नाम है मेरूनो भेड़ होती है। उसके रेशे की लंबाई कितनी होती है, बताना आपको 1 से लेकर के 5 होती है। इसमें सल्कों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 1000 तक होती है। अगर हम मजबूती की बात करें तो उत्तम होती है। लचीला की बात लचीलापन की बात करें या फिर उत्तम किस्म की बात करें तो कैसी होती है, बेस्ट क्वालिटी की होती है। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय श्रेणी की जो ऊन प्राप्ति होगी वो कौन सा होगा। तो अब हम दूसरे ऊन की बात करें यानी कि द्वितीय श्रेणी की ऊन होगी, तो द्वितीय श्रेणी की जो ऊन होगा वो जिसे क्या होता है, विदर ऊन। अब विदर ऊन कौन सा होगा, जो भेड़ होता है, भेड़ का एक बार आपने बाल निकाल लिया है, जब दोबारा से बाल निकालते हो तो वो कहलाता है विदर ऊन। उसका जो ऊन होगा कैसा होगा, गंदा होगा, साथ ही साथ कैसा होगा, मटमेला होना। तो द्वितीय श्रेणी का ऊन जो होता है कौन सा होता है, जो विदर ऊन से जो निकालते हो वो विदर ऊन होता है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो कितना होगा, आपको बताना है लंबाई के आधार पे, तो बताना है 2 से लेकर के 4 होती है। सल्कों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऐठन नहीं होती और कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है इंग्लैंड में पाई जाती है, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में पाई जाती है। और इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाते हैं, जर्सी और स्वेटर बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपने जाना द्वितीय श्रेणी में, तो आपको बस इतना याद रखना है कि द्वितीय श्रेणी का जो ऊन होगा उसमें क्या होगा, जो वेदर ऊन से प्राप्ति होती है वो द्वितीय श्रेणी की होती है। और कहाँ पाई जाती है, आपको बताना इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, यहाँ पे जो भेड़ होते हैं उससे आपको द्वितीय श्रेणी की ऊन की प्राप्ति होती है। सल्कों की बात करें तो सल्कों की मात्रा कम होती है। ऐठन की बात करें यानी कि उसमें क्या होता है, नहीं होता है। और रेशे की लंबाई की बात करें तो 2 से लेकर के 4 होती हैं। अगर हम बात करें कि कैसा होता है ऊन का, तो ये प्रथम श्रेणी की जो ऊन होता है उससे कम क्वालिटी का होता है। और इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं, कौन से, जर्सी बनाए जाते हैं, स्वेटर, ये सब बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में क्या होता है, जो इंग्लैंड होते हैं उससे जो प्राप्त ऊन होता है वो आपका होता है तृतीय श्रेणी में। जो मरी हुई भेड़ होती है उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है वो तृतीय श्रेणी में काउंटिंग होती है। इसके रेशे की लंबाई कितनी होती है, 4 से लेकर के 8 होती है। और कहाँ पाई जाती है, इंग्लैंड में पाई जाती है। रेशा कैसा होता है, मोटा होता है, कड़ा होता है। और जो रेशा निकल के आता है कैसा होता है, निम्न क्वालिटी का होता है। और सल्कों की संख्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी याद रखे रहना कि जो प्रत्यास्था होती है और प्रतिस्कंता होती है इसका अभाव रहता है। तो आपको तृतीय श्रेणी में बस इतना ही याद रखे रहना है कि मरी हुई भेड़ से जो ऊन की प्राप्ति होगी वो क्या होगी, तृतीय श्रेणी में काउंटिंग होगी। जो इंग्लैंड में पाया जाता है, रेशे की लंबाई कितनी होती है, 4 से लेकर के 8 होती है। रेशा कैसा होता है, मोटा होता है और साथ ही साथ कड़ा होता है। और सल्कों की संख्या क्या होती है, कम होगी। और जो प्रत्यास्था होता है, प्रतिस्कंता होता है, उसका अभाव होता है। ठीक है, और जो इसके वस्त्र बनाते हैं बहुत कम उपयोगी वाला होता है। चलिए आगे बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी की। जब हम चतुर्थ श्रेणी की बात करते हैं तब देखिएगा जरूर से यहाँ पे क्या लिखा है, चतुर्थ श्रेणी के जो ऊन होगा जो मिश्रित जाति के भेड़ होते हैं। ठीक है, यानी कि मिश्रित जाति से जो भेड़ की प्राप्ति होती है वो कहलाती है चतुर्थ श्रेणी का ऊन होता है। तो इसमें जो रेशे की लंबाई होती है 1 से लेकर के 16 तक के होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर के 16 होती है। इसमें जो सल्कों की संख्या होती है उसका अभाव होता है। और जो इसकी सतह होती है चिकनी होती है, चमकदार होती है। ठीक है, चिकनी और चमकदार होती है। साथ ही साथ जो मजबूती होती है और प्रत्यास्था होती है उसकी कमी देखी जाती है। और इसका जो प्रयोग होता है दरी के लिए, गलीचे के लिए, जो अन्य अस्तर के कपड़े होते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं। तो हमने क्या बताया है, जो बेस्ट क्वालिटी का ऊन होगा वो कौन होगा, प्रथम श्रेणी का होगा। द्वितीय श्रेणी का जो क्या होता है, एक बार भेड़ है उसके दोबारा से भेड़ की खाल ऊन निकालते हो तो वो क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का होगा। उसमें सल्कों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर स्वेटर बनाते हो, जर्सी बनाते हो तो क्या होगा, द्वितीय,
यानी कि हम लोग कौन से ऊन के कपड़े पहनते हैं, तो आपको बताना है कि द्वितीय श्रेणी के, यानी कि हम लोग जर्सी स्वेटर कौन सा लेते हैं, हम गरीब है ना, तो हम द्वितीय श्रेणी के ऊन की प्राप्ति करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो मेरिनो जात के भेड़ से ऊन की प्राप्ति करवा के क्या करते हैं, अपने कपड़े का चयन करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि उनकी मजबूती क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ उनके जो ऊन की प्राप्ति होगी बहुत ज्यादा महंगी होगी। अगर हम तृतीय की बात करें, जो मरी वाली भेड़ होगी उससे जो ऊन की प्राप्ति होगी तो तृतीय में काउंटिंग होगी, ठीक है। उसके रेशो की लंबाई कितनी होगी, 4 से लेकर के 8 होगी, इंग्लैंड में पाया जाता है, और कैसा होगा, निम्न क्वालिटी का होगा, ठीक है। चतुर्थ की जब बात करते हैं तो मिश्रित जाति की जो भेड़ होती है, अगर उनसे उनकी प्राप्ति की जाती है तो वो चतुर्थ में काउंटिंग होगा। इसमें सल्कों की संख्या अभाव होगा, जो दरी बनाए जाते हैं, कलीसिया बनाए जाते हैं, वो आपको चतुर्थ वाले श्रेणी से जो ऊन की प्राप्ति होती है वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन से भेड़ से क्या चीज बनाई जाती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे जब देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि मशीन द्वारा ऊन का निर्माण, यानी कि अब आपने भेड़ का जो बाल होता है आपने निकाल लिया, अब किसी भी तरीके से आपने निकाला हो, चाहे आपने मशीन से निकाला हो, चाहे आपने हाथ से, किसी भी तरीके से आपने निकाला। अब या आप क्या करते हो, मशीन में यानी कि फैक्ट्री में जाकर के भेजते हो ताकि आपका कपड़ा बन के तैयार, यानी कि अब आपने देख लिया कि किस प्रकार के ऊन निकाले, किससे आपका विदर ऊन होगा, कौन सा आपका अंगोरा वाली बकरी से होगा या विक्योना से, यानी कि आपने सिर्फ अपने भेड़ का जो बाल होता है वो आपने निकाला। अब क्या करोगे, उस बाल को आप प्रोसेसिंग में भेजोगे, यानी कि क्या करोगे, आप मशीन के द्वारा ऊन का निर्माण। सबसे पहले क्या होगा, भेड़ के ऊपर से ऊन का काटना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता था, इसको आप याद रखे रहना क्योंकि आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाए। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, जो भेड़ होता है उसके शरीर से क्या करेंगे, ऊन को काटेंगे, तो उसका क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। यानी कि ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये सब आपसे अंग्रेजी शब्द जो होते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्रम में लगाना पड़ता है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, भेड़ से जो ऊन होता है ऊन को निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में आपने भेड़ से ऊन का निकाल लिया, अब क्या करेंगे, उसको छाटनेंगे, यानी कि श्रेणी करेंगे, यानी कि उसको गुणवत्ता के आधार पे कि कौन गले पे है, कौन पीठ से निकला है, कौन कंधे से निकला है, यानी कि एक नंबर देंगे जो आपको बताएगा कि किस प्रकार का ये ऊन, यानी कि गुणवत्ता के आधार पे उसका बंटवारा करेंगे। तो आपको दूसरे वाले बताना है कि छाटेंगे, उसको श्रेणी करेंगे, यानी कि क्या कहलाता है, सॉर्टिंग, यानी कि ग्रेडिंग कहलाता है, यानी कि उसका बंटवारा करेंगे कि कौन बेस्ट वाला है, कौन विदर वाला है, ठीक है, यानी कि कौन निम्न, कौन प्रथम श्रेणी का है, कौन द्वितीय श्रेणी का है, उसके कौन चतुर्थ श्रेणी का है, ठीक है, यानी कि बंटवारा करेंगे। उसके बाद में आपने जब बंटवारा कर दिया तो क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, यानी कि उसके जो रेशा होता है, जो ऊन का बाल होता है, यानी कि ऊन जो होता है उसको क्लीनिंग करेंगे, यानी कि साफ करेंगे, यानी कि धोएंगे, जो भी उसमें अशुद्धियां लगी होगी, जैसे कि आपने विदर वाले में देखा था, तो विदर वाले में जो ऊन की प्राप्ति होती है तो आपने क्या देखा था, भेड़ के आपने शरीर से एक बार बाल निकाल लिया, जब दोबारा निकालते हो तो वो क्या कहलाता है, विदर ऊन, तो उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है गंदा होता है, मटमेला होता है। तो ऐसे में तो आपका बहुत सारे ऐसे भेड़ होते हैं जिससे क्या होता है, ऊन की जो प्राप्ति होती है गंदा होता है, मटमेला, तो जिस भी ऊन में गंदगी ज्यादा होती है उसको क्या करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो आपने सफाई कर लिया, क्लीनिंग कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, कार्बनीकरण करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, कार्बनीकरण, यानी कि जो रासायनिक होते हैं उसको डाल करके उसमें जो अशुद्धियां लगी होती हैं उसको दूर करते हैं। अब उस दूर करने के लिए क्या डालते हैं, तो आपको बताना है, सल्फर डालते हैं, हाइड्रोक्लोराइड डालते हैं, इनका प्रयोग करके जो क्या होता है, अशुद्धियां लगी होती हैं उसको दूर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपने उसको धुला है, उसको साफ किया है, जो उसकी अशुद्धियां हैं उसको दूर किया है, तो अब उसको सुखाओगे ना धूप में, तो क्या किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, यानी कि उसको क्या किया, ड्राइंग किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, आगे बात करते हैं 9वें नंबर पे, तेल लगाना, यानी कि ऑयलिंग करना। देखिए जब हमने 5वें में देखा था तो हमने क्या बताया था कि आपने कार्बोनाइजिंग किया, यानी कि कार्बनीकरण किया, उसमें आपने डाला कि सल्फर डाला, हाइड्रोक्लोराइड डाला, फिर आपने क्या किया, उसको सुखाया। तो उसको सुखाने के बाद आपके जो रेशा था, यानी कि ऊन था, वो बहुत ज्यादा सूख जाता है। तो सूख जाता है जब उसकी आप जब बाद में आपकी उसकी बुनाई करोगे तो टूट जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें तेल लगाते हैं। अब तेल बहुत सारा लगाते हैं, जैसे जैतून का तेल हो गया, सुअर के तेल हो गया, ठीक है, ग्लिसरीन लगाते हैं। तो ड्राइंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, यानी कि आपका जो ऊन होता है ऊन में क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, जैतून का तेल लगाते हैं, सुअर की चर्बी लगाते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं, ये सब लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रंगते हैं। अब आपको रंगाई करना है तो यहीं पे आप रंग सकते हो, ठीक है। अलग अलग जो रेशे होते हैं अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। अगर आपको ऊन की रंगाई करनी है कच्ची अवस्था में, तो क्या करते हैं, इसी अवस्था में क्या करते हैं, रंगना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में जो ऊन की रंगाई की जाती है बहुत उत्तम किस्म की निकल के आती है, ठीक है। कुछ ऊनी जो होते हैं उसमें पीस रंगाई, कुछ धागे की रंगाई, कुछ लच्छू
लच्छों की रंगाई, कुछ टॉप रंगाई, यानी कि अलग-अलग प्रकार की जो रंगाई होती है वो की जाती है। अगर आपको यहीं पे रंगना होता है तो आप रखते हो, यानी कि ऑयलिंग करने के बाद ही क्या किया जाता है, रंगना जाता है, लेकिन बहुत तरीके से किया जाता है। पीस रंगाई के द्वारा, धागे की रंगाई के द्वारा, लच्छों के द्वारा, टॉप रंगाई के द्वारा बहुत तरीके से रंगाई की जाती है। उसके बाद में क्या करते हैं, धुनाई करते हैं, यानी कि धुनाई के आप क्या कह सकते हो अंग्रेजी में, इसे कहा जाता है कोडिंग कहा जाता है। यानी कि जो रेशे होते हैं वो सुलझ जाते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं वो हट जाती हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको समांतर किया जाता है कोडिंग के द्वारा, यानी कि धुनाई के द्वारा। फिर क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, यानी कि अब आपने धुनाई कर लिया है, धुनाई के बाद आपको रेशे को समान करने के लिए क्या करते हैं, उसको कंघी करते हैं, यानी कि जो टूटा फूटा रेशा है वो वहीं पर रह जाए और जो समांतर रेखा है एक बरकरार रहे, यानी कि एक मुट्ठी में रहे। ठीक है, अब क्या करते हैं उसके बाद में, जब 13वां नंबर पे बात करते हैं तो क्या बताना आपको, खींचते हैं, यानी कि अब आपने कंघी कर लिया तो अब जो आपके पास ऊन है उस ऊन को क्या करते हैं, खींचते हैं ताकि एक क्रम में आ जाए, यानी कि एक समांतर में। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके रोलिंग करते हैं, खींचने के बाद क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, रोलिंग के बाद क्या बताना आपको, स्पिनिंग, यानी कि कताई करते हैं, यानी कि अब आपके पास धागा बन के आ गए। यानी इतने सारे पापड़ बेलने के बाद अब आपको धागा बन के मतलब तैयार हो गया, यानी कि आपने क्या किया, भेड़ के शरीर से ऊन की प्राप्ति की। उसके बाद में जो उसकी गंदगियां लगी थी उसको आपने साफ किया, उसको क्लीनिंग किया, उसमें कार्बोनाइजिंग किया, उसको फिर सुखवाया, सुखवाने के बाद आपने तेल लगाया ताकि वो रेशा टूटे नहीं। फिर उसके बाद में आपको रंगना है तो यहीं पे आप रंग सकते हो। फिर उसके बाद में कोडिंग करते हैं, यानी कि धुनाई करते हैं, जिसमें अशुद्धियां लगी हैं। धुनाई मतलब क्या, अगर मैं बताऊं कि जैसे बहुत ज्यादा रुई रखा है, अगर आप डंडे से पीटते हो, आपने एक हाथ से आप उस रुई को ले लो और एक हाथ से डंडे को पीटो तो वही समझो धुनाई है। लेकिन अलग अलग तरीके से कभी कभी किया जाता है। जब आपके पुराने जमाने होते थे, जब गद्दे का इस्तेमाल हो जाता था, जब रजाई का इस्तेमाल होता था, तो 2 साल 3 साल के बाद में क्या करते थे, उस गद्दे की जो रुई होते थे निकाल करके उसको धुनाई करते थे। क्यों करते थे, ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसे किया जाता है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, धुनाई की जाती है, ताकि उसके जो रेशे होते हैं, रेशे में जो भी अशुद्धियां लगी है ताकि वो साफ हो जाए। तो धुनाई करने के बाद क्या करते हैं, कंघी करते हैं। कंघी इसलिए करते हैं ताकि देखो, आप जब बाल की चोटी करते हो तो बाल की चोटी में जब आप, जैसे आपने 2 दिन या फिर 1 दिन आपने बाल नहीं बांधा है, चोटी किए हो, तो जब 1 दिन छोड़ते हो तो बहुत सारे बाल टूटे रहते हैं। जब आप चोटी बनाए रहते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बाल टूटा, लेकिन जब आप कंघी करते हो तो उसके अंदर से बहुत सारे बाल निकल के आते हैं, यानी कि जो भी टूटे फूटे बाल होते हैं वो भी आपके निकल जाते हैं कंघी में। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, जब उसकी जो भी ऊन होता है, ऊन की जब कंघी करते हैं तो जो भी टूटा फूटा रेशा होता है वह कंघी में निकल आता है और जो समांतर होता है वही रह जाता है। तो जो भी बचा होता है कंघी करने के बाद जो रेशा होता है उसको खींचते हैं। खींचने के बाद क्या करते हैं, खींचने के बाद आपको बताना है रोलिंग करते हैं, यानी कि घुमाव करते हैं। उसके बाद आपको बताना है कताई, यानी कि स्पिनिंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, जो वेस्टेड किसी भी मशीन में जो उलन होता है वो धागा बनाया जाता है, चाहे म्यूल कताई के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या बनाया था, ऊन की कताई की जाती है। अब आपको बताना है कि बुनाई। अब यहाँ पे आपका क्या बन गया है, बुनाई की प्रक्रिया सुनिए, यानी कि ताना बाना को मिला करके क्या हो गया है, आपका वीविंग का शुरुआत हो गया। अब इसमें सादी बुनाई किया जाता है, फूल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे, डाइंग करेंगे और क्या बताएंगे, फिनिशिंग करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे आपका ये सब निर्माण होता है, यानी कि मशीन द्वारा ऊन का जो निर्माण होता है किस किस प्रोसेस के द्वारा होता है। पहले भेड़ से पहले जो भेड़ होगा उसके शरीर से बाल को निकालेंगे, बाल को निकालने के बाद उसमें जो गंदगियां लगी होगी उसको साफ करेंगे, उसमें मतलब क्लीनिंग करेंगे, कार्बोनाइजिंग करेंगे। ठीक है, कार्बोनाइजिंग में आपको क्या बताना है, सल्फर हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, उसकी जो अशुद्धियां होगी उसको दूर करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको सुखवाएंगे, यानी कि धूप में फैला देंगे ताकि उसकी जो भी वो गीला हो गया है ना, आपने अशुद्धियों को साफ किया है तो उसको धूप में सुखवाते हैं। सुखवाने के बाद उसको आप घर में लेकर, यानी कि फैक्ट्री में जब लेकर आते हो तो उसमें ऑयलिंग डालते हो। ऑयलिंग में आप क्या डालोगे, आप जैतून का तेल, सुअर की चर्बी, ग्लिसरीन इसका इस्तेमाल करते हो। उसके बाद में क्या करते हो, धुनाई करते हो। धुनाई करने के बाद कॉम्बिंग करते हो। कॉम्बिंग करने के बाद ड्राइंग करोगे, यानी कि फिर रोलिंग करोगे, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग, फिर ब्लीचिंग, फिर डाइंग, फिर फिनिशिंग करोगे, यानी कि फिर लास्ट में आप क्या कर सकते हो, परिचय। स्टूडेंट, जो भेड़ होती है, जब भेड़ के सिरे से जब आप बाल निकालते हो, जो ऊन की परत होती है उस ऊन की परत को क्या कहा जाता है, ग्रीस ऊन कहा जाता है। यानी कि जो आप जो मतलब समझो भेड़ है, तो भेड़ के शरीर से जब आप ऊन की परत को निकालते हो ना, तो उस परत को क्या कहा जाता है, ग्रीस ऊन कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो भेड़ होता है उसमें प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से तेल पाया जाता है। जो ग्रीस होता है ना उसे योल्क भी कहा जाता है। तो इसका जो उपयोग हो, जो तेल निकला नहीं भेड़ के शरीर से प्राकृतिक रूप से, उसको क्या कहा जाता है, लिनोलेनिक यौगिक कहा जाता है। जो खास करके जो ब्यूटी
प्रोडक्ट होते हैं उसमें यह तेल डाला जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो भारत में ऊन की जो कटाई होती है 2 बार होती है। एक तो पहले मार्च में होती है, दूसरा सितंबर में होती है, क्योंकि जो आसानी से मानव की जो त्वचा होती है उसमें अवशोषित हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए ऊनी कपड़ों के प्रकार। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा वाला कपड़ा पहनते हैं, यानी कि उनका जो कपड़ा होता है बहुत हल्का होता है, भले ही महंगा रहता है लेकिन बहुत हल्का रहता है, और साथ ही साथ क्या होता है उनके कपड़े में गर्मी बहुत होती है। ठीक है, तो वो चुनाव करते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा ऊन बेस्ट होगा, कौन सा ऊन निम्न वाला होगा। अब यहाँ पे आप जानोगे कि कौन सा ऊन अच्छा वाला होता है, कौन सा ऊन उससे निम्न क्वालिटी का होता है। तो 2 प्रकार से होते हैं ऊनी कपड़े, एक तो होता है ऊनी धागा वाला कपड़ा, एक तो होता है वेस्टेड वाला धागा। तो ऊनी धागे की बात करें तो ऊनी धागा कैसा होता है, छोटा आकार का होता है, जबकि वेस्टेड धागे की बात करें तो कैसा होता है, इसका जो धागा होगा वो लंबा आकार का होगा। अब इसकी बात करते हैं ऊनी धागे की बुनाई। तो जब इसकी बुनाई की जाती है, इसकी जो प्रोसेस किया जाता है, इसमें कि सिर्फ क्या हो जाता है, धुनाई की जाती है। लेकिन जो वेस्टेड धागा का बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, धुनाई भी की जाती है, कंघी की जाती है। यानी कि आप यहाँ पे समझो, जब धुनाई करेंगे तो इसकी सिर्फ अशुद्धियां दूर होगी, लेकिन जब वेस्टेड धागा बनाया तो इसमें धुनाई तो की जाएगी, साथ में इसमें कंघी भी करेंगे, ताकि जो रेशा हो जाएगा सीधा सीधा हो जाएगा, यानी कि आपका बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होगा, वेस्टेड होगा। यानी कि इसमें धुनाई भी की जाती है, साथ ही साथ इसमें कंघी भी की जाती है। तो जो टूटे फूटे रेशे होते हैं वो इस्तेमाल में नहीं किए जाते, बस सिर्फ कैसा होता है, जो लंबे रेशे होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपका ऊनी धागा होता है इसमें जो टूटे फूटे रेशे होंगे और जो लंबा रेशा होगा सब इसमें घोच मोच में क्या हो जाता है, ऊनी धागे में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं केवल बटाई की बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं फिर आपको बताते हैं। जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे के पास शेयर करें। अगर शेयर करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं और अगले नंबर की बात करते हैं ढीली बटाई। यानी कि ऊनी धागा कैसा होगा, ये ढीली बटाई का होगा। यानी कि हम ऊनी धागे की बात करते हैं, जब इसकी बटाई की जाती है, जब इसमें ताना वाना लगाया जाता है तो कैसा होता है, ढीली बटाई का होता है। जब हम वेस्टेड धागे की बात करते हैं तो इसमें जो बटाई की जाती है, इसमें जो बुनाई की जाती है वो कैसी होती है, कसकर होती है। यानी कि हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं कि ऊनी धागा जब बटाई किया जाता है, इसमें जब ताना बाना लगाया जाता है तो कैसा हो जाता है, ढीला होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे लगाया गया है, ठीक है, यानी कि आपका ऐसे। और वेस्टेड धागा में जो लगाया जाता है ताना बाना कैसे लगाया जाता है, इसमें कसकर लगाया जाता है, यानी कि जो ताने बाने की संख्या होती है ज्यादा होती है। यहाँ पे आप समझ सकते हो आसानी से। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपके यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ऊनी धागा का कपड़ा है तो इसमें कैसा है, ढीली बटाई है। तो भाई ढीली बटाई है तो जब इसका कपड़ा पहनोगे तो जो गंदगी होती है जल्दी से कपड़े में समाहित हो जाएगी। ठीक है, तो यह जब जल्दी समाहित होगी तो जल्दी कपड़ा आपका मटमैला भी, यानी कि जल्दी गंदा भी हो जाएगा। ये जो कपड़ा होता है यह मुलायम होता है, साथ ही साथ क्या होता है, रोएदार। अगर आपने इसका कपड़ा बनाया है तो जो आपने डिजाइन बनाया है वो डिजाइन जल्दी से निकल के आता नहीं है। लेकिन जो कपड़ा होगा कैसा होगा, भारी होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, कमजोर होगा, और जल्दी गंदा भी हो जाएगा। तो इसमें जो ताने बाने की संख्या होती है वो कितनी होती है, कम होती है, इसलिए क्या होता है, सस्ता होता है। जब वेस्टेड धागे की बात करते हैं तो इसमें ताने बाने की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए महंगा होता है। इसमें जो बुटाई होती है घना होती है, और क्या होता है, महीन होता है, चिकना होता है, ज्यादा ऐठन होता है। इसमें जो लंबाई होती है 5 से लेकर के 20 होती है, और उच्च क्वालिटी की होती है। बस आपको इतना ही समझना था। अब आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऊन के शरीर से जो प्राप्ति ऊन होती है, यानी कि एक भेड़ है उसके शरीर से जो ऊन की प्राप्ति होती है कैसे श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर प्रथम श्रेणी का ऊन देखा जाए तो कंधे से लेकर के जो पेट की ओर से निकलता है, यानी कि कंधे से लेकर के यहाँ तक जो ऊन की प्राप्ति होती है वो प्रथम श्रेणी की होती है। अगर पीठ से लेकर के, यानी कि सिर से लेकर के पीठ से जो ऊन की प्राप्ति होती है वो द्वितीय श्रेणी की होती है। बाकी जो नीचे का हिस्सा यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला है, वो कैसा होगा, अन्य श्रेणी में काउंटिंग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऊन की श्रेणियों में, यानी कि ऊन की जो प्राप्ति होती है भेड़ से वो कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो आपको बताना है 3 श्रेणियों में। अगर मैं बात करूं भेड़ के कंधे से लेकर के, ठीक है, पेट वाले हिस्से तक के जो बांटा जाता है वो कैसा होता है, प्रथम श्रेणी का होता है। लेकिन जो सिर से लेकर के अगर पेट तक के जो हिस्सा होता है, अगर उससे ऊन की प्राप्ति होती है तो द्वितीय श्रेणी की होती है, या फिर मध्यम श्रेणी के। बाकी जो हिस्सा होता है वो अन्य श्रेणियों में काउंटिंग होता है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं ऊन के तंतुओं की विशेषताओं में। जब हम भौतिक विशेषता की बात करते हैं तो संगठन में हम देखते हैं तो इसका संगठन कैसा होता है। ऊन में जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है, आपको बताना है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। आपके बालों में क्या पाया जाता है, आपके बालों में जो प्रोटीन होता है वो केराटिन प्रोटीन होता है। तो भेड़ के बाल से ही तो आपको ऊन की प्राप्ति हुई है, तो आपको यहाँ पे भी बताना है कि केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कितना होता है आपको बताना है, 33% तक क्या होता है, ऊन में क्या पाया जाता है, केराटिन की मात्रा पाई जाती है। एकमात्र ऐसा रेशा होता है
जिसमें क्या पाया जाता है, गंधक यानी कि सल्फर पाया जाता है। अब आपको बताना है कि सल्फर कितना पाया जाता है, आपको बताना है 4%। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है, इसके अलावा हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है और क्या पाया जाता है, आपको बताना है केरोटिन पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे आपको प्रतिशत से बताना हो तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं बात करूं कि कार्बन कितना पाया जाता है, तो आपको बताना है 50%, यानी कि 100 में जो 50% पाया जाता है वो कैसा होता है, कार्बन का होता है। बाकी जो ऑक्सीजन का होता है आपको बताना 25% तक होता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन को, तो आपको बताना है कि 15% तक होता है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 7% तक होती है। गंधक की मात्रा कितनी होती है, 3 से लेकर के 4% तक होती है। अगर मैं केरोटिन की मात्रा बताऊं तो आपको बताना है 33%। तो क्या होता है, आपका केरोटिन पाया जाता है। अब यहाँ से आपसे प्रतिशत के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखे रहना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपका जो ऊन होता है एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। ये आपको याद रखे रहना है। देखिए जरा लिखा है, जब हम भौतिक विशेषताओं में जब ऊन के जो तंतु होता है, जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के द्वारा, तो रेशा कैसा दिखता है, आपको बताना है कि रेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है, छोटा होता है और कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक है, आपको याद रखे रहना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऊन का जो रेशा होता है अगर माइक्रोस्कोपिक के द्वारा देखा जाता है तो कैसा होता है, उसकी आकृति आपको बताना है कि इसका छोर पर नुकीला होता है, एक बहुकोशिकीय होता है, मल्टी मतलब सिल्वर होता है, उसके अलावा टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ऊन की परत होती है तो कितना होता है, आपको बताना है 3 परतें होती हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी परत को क्या कहा जाता है, जो पहली परत होती है यानी कि जो बाह्य परत होती है उसको क्या बताना है आपको, क्यूटिकल कहा जाता है। यानी कि क्यूटिकल को क्या कहा जाता है, बाहरी परत होता है। बाहरी परत में आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, चाहे देखो ये तो वैसे मैं बाल का लगाई हूँ, तो बाल हो यानी कि जब आपके शरीर का बाल हो या फिर भेड़ के बाल हो, एक ही बात है, क्योंकि उसमें दोनों में केरोटिन पाया जाता है। तो केरोटिन में जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 प्रकार की परतों का होता है। पहला होता है क्यूटिकल होता है, जो बाहरी परत होता है, और जो आपका मध्य वाला परत होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मध्य परत है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, जो नमी का सोखने का क्षमता रखता है, रंगाई में जो सहायक होता है, रंग नए वाला जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, कॉर्टेक्स होता है। जब तीसरी परत की बात करें यानी कि जो अंतिक परत होता है उसे क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। जो शक्ति प्रदान करता है, जो चमक प्रदान करता है रेशे का, वो कौन सा भाग होता है, मेडुला वाला होता है। तो आपको पता होगा कि ऊन की कितनी परत होती है, 3 परत होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब भौतिक विशेषताओं में ही देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ऊन के तंतुओं की जो भौतिक विशेषताओं में जो ऊन का रेशा होता है, वह सब रेशों में जो सबसे कमजोर रेशा होता है वो कौन सा होता है, आपको बताना है, ऊन का रेशा होता है। यानी कि सबसे कमजोर रेशा होता है वो कौन होता है, ऊन होता है। इसकी जो मजबूती होती है कम होती है, लेकिन गीली अवस्था में जो इसकी मजबूती होती है वो क्या हो जाती है, 25% तक कम हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो 1 से लेकर के 44 इंच तक की होती है। कहीं कहीं आपको 7 से 8 इंच का आपको देखने को मिलता है। इसकी डायमीटर कितना होता है, आपको बताना है 10 से लेकर के 50 माइक्रोन होता है। लेकिन जो मेरिनो होती है उसका जो भेड़ की जाति की जो ऊन निकलता है उसका डायमीटर होता है कम से कम 15 माइक्रोन होता है। ठीक है, याद रखें ना, 15 माइक्रोन होता है। अब रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, साथ ही साथ ग्रे कलर का भी होता है। आगे बात करते हैं इसके घर्षण क्या होता है। घर्षण में आपको प्रभाव देखने को मिलता है। ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कि सुचालक, कुचालक वो होता है सुचालक, यानी कि जब गर्मी के मौसम में आप कपड़े को पहनते हो, अगर आपको शीतलता प्रदान होता है इसका मतलब कि सुचालक है। अगर आपके गर्मी के मौसम में आपने कपड़े को चेंज किया, अगर वो गर्म महसूस करता है तो इसका मतलब कुचालक है। यानी कि ताप में जाकर के आपको वो ठंडा प्रदान करे तो इसका मतलब सुचालक, लेकिन अगर ताप के संकट में जाकर के अगर गर्म महसूस करे यानी कि कुचालक। तो गर्मी के मौसम में थोड़ी पहनते होती आप, गर्मी के मौसम में नहीं पहनते हो ना आप, ठंडी के मौसम में उनको पहनते हो, तो ये ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। लचीलापन, ठीक है, इसमें पाया जाता है। धूप का क्या होगा, हानिकारक प्रभाव दिखाएगा। यानी कि आपका ऊन में लचीलापन का गुण होता है, साथ ही साथ धूप का जो प्रभाव होता है वो हानिकारक दिखाएगा। अगर आपने धूप में कपड़े को फैला दिया तो जो कमजोर हो जाए, इसका जो रेशा होता है कमजोर हो जाएगा, साथ ही साथ जो रंग होता है वो क्या हो जाएगा, उसको हानिकारक प्रदर्शन करेगा। आगे बात करते हैं, जो आपका ऊन का रेशा होता है उसमें फफूंदी नहीं लगता है, लेकिन हाँ कीड़ा जरूर लग जाता है। आगे बात, जो आपका ऊन का रेशा होता है उसके सिकन क्या होता है, प्रतिरोधक का गुण विद्यमान होती है, यानी कि इसमें सुकन नहीं पड़ती है। आगे आप इसमें लिख सकते हो कि सूखे ताप, यानी कि जब इस पे आयरन करोगी तो इसका जो प्रभाव दिखाएगा हानिकारक, यानी कि ऊनी कपड़ों को आप इस्त्री नहीं कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, आपने यहाँ पे समझ लिया है। अब आगे हम बात करते हैं, जब इसकी रासायनिक विशेषता देखते हैं तो अम्ल का प्रभाव अच्छा रहेगा, क्षार का प्रभाव क्या होगा, बुरा होगा, रंगाई के लिए एसिड डाई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ
क्षार का प्रभाव जो बुरा होगा किस पे दिखाएगा, जो रेशा हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। अगर आपने क्षार को कपड़े पे डाला है तो कपड़ा क्या हो जाएगा, आपका जो रेशा होता है वो पीले रंग का हो जाएगा। रंगाई के लिए एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है, रंगाई आसानी से चढ़ जाता है। साथ ही साथ जो पसीना होता है उसका जो प्रभाव दिखाएगा बुरा दिखाएगा। आगे बात करते हैं, ऊन पर जो ब्लीचिंग किया जाता है वो नहीं किया जाता है। अगर आप करते हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब चलो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे है, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्भर रेशा है यानी कि सबसे कमजोर रेशा कौन सा है। आपके पास है ऑप्शन कपास, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन में है रेशम, डी ऑप्शन में है लीलन। आपको बताना है कि सबसे कमजोर रेशा कौन सा। अभी हमने जब ऊन को जब हमने भौतिक विशेषता में देखा था तो हमने यही देखा है कि सबसे कमजोर रेशा कौन होता है, ऊन होता है। इसकी मजबूती बहुत कम होती है, खास करके जब गीली अवस्था में होती है तो 100% में 50% तक इसकी जो कमजोरी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि गीली अवस्था में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो कौन होता है, आपको बताना है ऊन होता है, जो आपको कहाँ मिलता है, प्राकृतिक तंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि प्राणिज जगत का रेशा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है क्या कि किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऑप्शन ये है कपास, बी ऑप्शन है लीलन, सी ऑप्शन में ऊन, डी ऑप्शन में है सिल्क रेशम। हमने ये सब आपको आगे बता दिया है, आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है। तो आप क्या पढ़े थे कि जो प्राकृतिक रेशे में सबसे लचीलापन पाया जाता है वो कौन सा होता है, ऊन होता है। ऊन ऐसा प्राकृतिक रेशा होता है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है, जो सबसे कमजोर रेशा भी होता है। ऊन के रेशे में अपना एक मौलिक आकार होता है, इसमें आकृति प्रदान करने के लिए एक अद्भुत क्या होता है, गुण विद्यमान होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको खींचते हो ना तो 30 से लेकर के 40% तक इसकी जो खिंचाव होती है वह अपने वास्तविक स्थिति में, यानी कि इसमें प्रत्यास्था जो प्रत्यक्षता होती है वह क्या होती है, विद्यमान होती है, यानी कि इसमें ज्यादा पाया जाता है। इसलिए इसका नाप जो होना होता है इसको आप सही से नहीं कर सकते। इसलिए ऊन का जो रेशा होता है, जब ऊन का जब सोटर लेते हो तो आपके नाप का नहीं होता है, तब भी फिट हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है, इलास्टिक, इसमें प्रत्यास्था का जो गुण होता है बहुत ज्यादा विद्यमान होता है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे आपको पता चल गया लचीलापन में कौन होता है, आपको बताना है कि आपका ऊन होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉट्स उल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है, आपको पता नहीं जो कॉट्स उल होता है वह किन किन रेशों को मिलाकर के कॉट्स उल तैयार होता है। ऑप्शन ये है कच्चा ऊन, बी ऑप्शन में है कपास तथा धागा, सी ऑप्शन में सूत तथा ऊनी, डी ऑप्शन होता है केवल ऊन। अब आपको बताना है कि कॉट्स उल, देखो हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें हमारा जो भी टॉपिक अगर छूट गया है वो क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, आपको बताना है कॉट्स उल किसके द्वारा तैयार किया, तो आपको क्या बताना है, जो सूती होता है, सूती का धागा यानी कि सूती का सूत और ऊनी का तंतु, उसको मिला करके क्या बनाया जाता है, कॉट्स उल, यानी कि कॉटन और ऊल को मिला करके कॉट्स उल कहा, यानी कि जब मिश्रित रेशे से वस्त्र तैयार किए जाते हैं तो उसको कोई 2 या 3 तंतु को मिला करके वस्त्र बनाया जाता है, तो मिश्रित तंतु आप कहलाता है, कौन कहलाता है, कॉट्स उल कहलाता है, जो सूती और ऊन को मिला करके तैयार किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को से ऊन से बनता है, आपको बताना ऑप्शन ये है अल्पाका, बी ऑप्शन है वकल, सी ऑप्शन है कैनवास, डी ऑप्शन में है कैल्को। चलिए फटाफट से आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऊन से जो निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को से ऊन से बनता है वो कौन होता है, कैल्को होता है। ठीक है, जो ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र होता है उससे जो बनता है उसको क्या कहेंगे, कैल्को कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि अभिकथन और कारण है, प्लीसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है, कारण यह है कि कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़न जाता है। ऑप्शन ये है कि ए और दोनों मिथ्या है, बी ऑप्शन ए और दोनों सही है, सी ऑप्शन में ए सही है परंतु आर मिथ्या है, डी ऑप्शन ए मिथ्या है परंतु आर सही है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर, तो आप क्या बताएंगे कि प्लीसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है, कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है, तो क्या बताएंगे आप, जो आपका ये ऑप्शन होता है और आर होता है ये दोनों सही है, यानी कि दोनों आपके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसलिए मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगी, बी वाला चुनूंगी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तंतुओं में से किनकी लचक सबसे अच्छी होती है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा लचक अच्छी होती है। आपके पास ऑप्शन है ऊन, बी दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है रेयान, चौथा आपके पास सूत कॉटन। आपको इसमें से चुनना है, यानी कि सभी को आप चुन सकते हो, 2 को चुन सकते हो, 1 को चुन सकते हो, 3 को चुन सकते हो। यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें चारों में आपको बताना है कौन कौन हो सकते हैं। एक आपको नहीं चुनना, बाकी आपको चारों में से कुछ भी आप चुन सकते हो, 1 भी चुन सकते हो, 2 भी चुन सकते हो। ठीक है, चलिए चुनिए आप
कौन सा इसका राइट आंसर। तो आप क्या चुनोगे, आप चुनोगे पहले वालों को, यानी कि इसमें जो लचक होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए आप कपड़े को, अगर आपका भले ही आपका कसा रहता है लेकिन कोई अगल यानी कि आप छोटा रहता बड़ा वो भी पहनता है तो उसे फिट आ जाता है, क्योंकि इसमें लचक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ऊन को चुनोगी, उसके बाद में कौन चुनोगी, पॉलिस्टर को, यानी कि आपका कौन सा राइट आंसर होता है, कौन सा होता है आपको ऊन और पॉलिस्टर जो होती है इसकी जो तंतु होती है सबसे लचकदार होती है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ए और दूसरा दोनों हमारा सही हो जाए, यानी कि पहला दूसरा सही हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, आपसे क्वेश्चन है कि ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम दीजिए। यानी कि फेल्टिंग मतलब क्या, जमाना, यानी कि जो नमदा कपड़ा बनता है वो जमा कर ही बनता है। तो फेल्टिंग मतलब यही होता है कि जो रेशे को चिपका कर बनाया जाता है, बुनाई नहीं किया जाता है, उसको चपटा कर बनाया जाता है, वही होता है फेल्टिंग। तो फेल्टिंग में क्या किया जाता है, यानी कि ताने बाने को नहीं बनाया जाता, अब आपको जमा कर बनाना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऊनी तंतुओं को परतों में लगाना, दूसरा है ऊनी तंतुओं की सफाई, मिश्रण और धुनाई, तीसरा है वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ा, चौथा है ताप और नमी देना, पांचवा हुआ फेल्ट और परिचर्या प्रदान करना, और छठा है धोना, खंगालना और सुखाना। अब बताइए कि जब फेल्टिंग करेंगे यानी कि कपड़े को जमा कर बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊन का जो तंतु होता है उसको सफाई करेंगे, उसकी मिश्रण करेंगे और धुनाई करेंगे। तो हमारा दूसरा निकल के आया। तो दूसरा देखिए किसमें है, आपका बी वाले में है और डी वाले में। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो ऊन की तंतु होंगी उसको परत में लगाएंगे, यानी कि कौन सा मिलेगा, आपको पहला मिल गया। तो दूसरा और पहला किसमें है, आपका बी वाले में भी है और डी वाले में भी है। ठीक है, उसके बाद में आपने ऊन की तंतु को परत में लगा लिया है, फिर आप क्या करेंगे, जब परत को लगाने के बाद आप उस पर ताप देंगे ताकि वो क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, उस पर ताप देंगे और नमी देंगे। ठीक है, ताप और नमी देंगे तो आपके क्या मिला है, चौथा ऑप्शन मिला है। तो आपका क्या मिल गया, यहाँ में भी चौथा है और इसमें भी चौथा। ठीक है, अभी आपको ऑप्शन नहीं मिला। उसके बाद क्या करेंगे, ताप देने के बाद, यानी कि आपने परतों को बैठा चपड़ा दिया है, चपड़ाने के बाद में ताप दे दिया है, उसको नमी दे दिया है, अब क्या करेंगे, उसको पीटेंगे, दबाएंगे और निचोड़ेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आपका क्या मिलेगा, वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ना। उसके बाद में देखिए तीसरा किसमें है, अब आपका मिल गया यहाँ पे भी तीसरा है, यहाँ पे भी तीसरा है। चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा है ना, यहाँ पे अभी भी आपका ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, आपने दबा दिया है, निचोड़ दिया है, तो फिर क्या करेंगे, उसको धोएंगे, आपको खंगालेंगे, फिर क्या करेंगे, सुखाएंगे। तो आपके पास क्या ऑप्शन मिलेगा, छठवा मिलेगा। तो छठवा किसमें है, आपका छठवा किसमें है, आपका डी वाले ऑप्शन में है। यानी कि अब डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। यानी कि पहला ए बी सी गलत हो जाता है, आपके पास कौन सा ऑप्शन निकल के आता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यानी कि पहले आप ऊनी के तंतुओं की क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ऊन के तंतुओं के परतों में लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, उस पर ताप देंगे, ताप देने के बाद उसको पीटेंगे दबाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको धोएंगे, सुखाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, धोने के बाद सुखाने की बात करेंगे, उसको परिसिज्जा देंगे। ठीक है, आपको ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है डी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन है, ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब गीली अवस्था में होती है। ऑप्शन ये है 20, बी ऑप्शन में है 50, सी ऑप्शन में है 30, डी ऑप्शन में है 40। चलिए बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। हमने अभी आपको बताया है कि ऊन क्या होता है, एक निर्बल रेशा होता है, एक कमजोर रेशा होता है, मजबूती कम होती है। गीली अवस्था में क्या होता है, 25% तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका क्वेश्चन आपको राइट आंसर आपको बताना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से। अभिकथन ए कह रहा है कि ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने व दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। कारण यह है कि ऊनी की स्केली रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है। ऑप्शन ये है आपके पास दोनों ए और आर गलत है, बी ऑप्शन में दोनों ए और आर सही है लेकिन आर सही वर्णन है, सी ऑप्शन में है ए सही है लेकिन आर का सही वर्णन नहीं है, डी ऑप्शन में है ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि दोनों सही है, ए और आर सही है लेकिन जो आर है वह सही वर्णन कर रहा है ए का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ऊन के उत्पादन से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊन के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। आपके पास ऑप्शन है काटना, बी ऑप्शन में है भुनना, सी ऑप्शन में कंघी करना, डी ऑप्शन में है कार्बोनाइजिंग करना, ई ऑप्शन में है श्रेणी में रखना। आप पहले करेंगे तो क्या करेंगे, देखो पहले भेड़ है तो भेड़ के शरीर से क्या करेंगे, उसको बाल को निकालेंगे, यानी कि क्या करेंगे, आप काटेंगे। मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, जो भेड़ होता है, भेड़ के शरीर से जो बाल होता है उसको आप काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, उसको श्रेणी में रखेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, आप चुनाव करेंगे, यानी कि कौन निम्न है कौन उच्च है, यानी कि कौन प्रथम श्रेणी का है कौन द्वितीय श्रेणी का है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, श्रेणी में करेंगे। उसके बाद में श्रेणी करने के बाद आप क्या करेंगे, कार्बोनाइजिंग, यानी कि उसकी जो अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करेंगे। अशुद्धियों को दूर करने के बाद क्या करेंगे, उसको धुनाई करेंगे, यानी कि जो फिर से धुनाई जो अशुद्धियां लगी हो वो दूर हो जाए। उसके बाद में क्या करेंगे, कंघी करेंगे। तो आपका पहले क्या निकला है, पहले आपका निकला
निकला है, ए निकला यानी कि हमने काटा था, उसके बाद में हमने श्रेणी में किया था, श्रेणी में करने के बाद हमने क्या किया था, कार्बोनाइजिंग किया था, फिर हमने क्या किया था, धुनाई किया था, फिर हमने क्या किया था, कंघीकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? ऑप्शन ए है फेल्टिंग, बी ऑप्शन है रेटिंग, सी ऑप्शन है शेयरिंग, डी ऑप्शन में है स्काउरिंग। तो आपको बताना है कि जो भेड़ के बाल होते हैं काटे जाते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओगे तो हमें भी अच्छी लगेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि आपको इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कितनी नॉलेज हुई, कितना आपको समझ हुए। अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो किसी के पास शेयर करेगा, लाइक करेगा, फेसबुक में हमारे साथ जुड़िएगा, टेलीग्राम पर लिंक है उससे भी आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।